Good morning, everyone. This is Poonam here from Wishes School Una. Dear students, I hope you all are fine. We are doing the chapter of Federalism from your civics book. So today we will discuss about some important topics that how is federalism practiced in India. इंडिया में फेडरलिज्म को हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं. सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड. तो किस तरह से करते हैं. वी विल स्टार्ट विद लिंग्विस्टिक स्टेट्स. Many new states have been formed, boundaries have been changed, people of common language have been brought together, states created on the basis of culture, ethnically and geography has made the country united and administration made easy. एग्जाम्पल नागालैंड, उत्तरांचल एंड झारखंड. देखिए 1947 से लेकर 2020 तक बहुत सारी चेंजेस आप लोग देखते हो इंडियन मैप्स में भी कि बहुत सारी जो नई स्टेट्स हैं वो फॉर्म की गई हैं और कुछ एक स्टेट्स जो हैं उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं और उनके न्यू नेम्स रख दिए गए हैं. तो ऐसा क्यों किया गया है. ऐसा इसलिए किया गया है कि जो सिटीजन्स हैं जो सेम लैंग्वेजेस बोलते हैं वो सेम स्टेट्स में रहें, जिनका कल्चर सेम है वो इकट्ठे रहें. तो एथनिकली भी उन लोगों को आपस में जोड़ दिया गया है. इसमें हम लोग नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं. जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाने की डिमांड रेज हुई तो कुछ एक नेशनल लीडर्स थे, उनको ये डर लग रहा था कि इससे कंट्री में डिसइंटीग्रेशन क्रिएट ना हो जाए. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. टाइम्स के अकॉर्डिंगली सब कुछ सेट हो गया. बल्कि जो उस टाइम में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनी थी उससे कंट्री में ज़्यादा यूनिटी हुई, ज़्यादा लोग यूनाइटेड हो गए क्योंकि कल्चर्स जो लोगों के सेम थे वो लोग आपस में इकट्ठे हो गए और इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनको भी काम करना ज़्यादा ईजी हो गया. So after this we will discuss about next topic, that is language policy. Now we will discuss about language policy of India कि इंडिया में किस तरह की language policy को adopt किया गया है. No language has been given the status of national language. इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज हिंदी और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पे वो हिंदी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो लोग कुछ एक स्टेट्स जो ऐसी हैं जिनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं और जो गवर्नमेंट के काम है वो ज्यादातर ऑफिशियल लैंग्वेज उस कंसर्न स्टेट की जो होती है उसी में ही किए जाते हैं. 22 लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. तो 22 लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है इंक्लूडिंग हिंदी. हिंदी 40% लोग जो हैं हमारे इंडिया में उनकी मदर टंग है. तो हिंदी और बाकी 21 लैंग्वेजेस मीन्स टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के बीच में इंक्लूड किया गया है. सेंटर एग्रीज टू यूज इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी बाय दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज शोन. तो सेंटर जो है वो इंग्लिश भी यूज कर सकता है हिंदी के साथ साथ, ये फ्लेक्सिबिलिटी उनको दी गई है. तो अगर कोई कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उनको उनकी लैंग्वेज की ऑप्शन भी दी जाएगी, मीन्स वो अपनी लैंग्वेज में भी उस एग्जाम को दे सकते हैं. तो श्रीलंका की तरह इंडिया ने नहीं किया, बल्कि इन्होंने एक ऐसा मेथड अपनाया जिसमें सभी लैंग्वेजेस को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशंस कि सेंटर में और स्टेट में आपस में रिलेशंस किस तरह के हैं. सो स्टूडेंट्स वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि अगर सेंटर और स्टेट में अच्छे रिलेशंस हैं तो हमारी कंट्री और ज़्यादा स्ट्रांग होगी और अगर रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी. सो पावर शेयरिंग जो है हमारी कंट्री में वो सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पे की गई है. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट अंडरमाइन द पावर्स ऑफ स्टेट और डिसमिस देम. तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर्स जो हैं वो शेयर की गई हैं और इनको आपस में मिलकर काम करना होता है. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को ना तो डिसमिस कर सकती है और ना ही अंडरमाइन कर सकती है. मतलब ये दोनों अपने डिसीजंस लेने के लिए फ्री हैं. कोalition गवर्नमेंट पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे. तो अब देखिए कोalition गवर्नमेंट्स आ रही हैं, कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है जो अकेले गवर्नमेंट बनाए. कई बार क्या होता है पार्टीज को मिल करके गवर्नमेंट बनानी पड़ती है तो इससे पावर भी शेयर होती है. सो इस कोalition गवर्नमेंट की वजह से ये जो कल्चर हुआ है राइज, इससे जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई. Now our next topic is decentralization. Now what is this decentralization? When power is taken away from central and state government and given to local government. तो decentralization है क्या?
इसमें क्या होता है कि सेंटर से और स्टेट से कुछ पावर्स लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं, जिससे वो अपने काम मतलब कंटिन्यूसली कर सकें। तो ऐसा क्यों किया गया कि लोकल गवर्नमेंट बनी और स्टेट और सेंटर से उनको पावर्स लेके दी गई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वास्टनेस ऑफ स्टेट्स इन साइज एंड पॉपुलेशन। देखिए, जो स्टेट्स हैं वो साइज में और पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और इंटरनली डाइवर्स हैं, मीन्स अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं वहाँ पर। एंड नीड फॉर पावर शेयरिंग ऑल्सो वन रीजन की डिसेंट्रलाइजेशन की गई। नीड ऑफ पावर शेयरिंग मीन्स कि पावर जो थी वो सेंटर और स्टेट के पास ही थी और कई बार जो लोकल लोग थे उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता था। तो अब लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट उनके सारी नीड्स को फुलफिल करती है। नाउ वी विल डिस्कस बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। जो बेसिक आइडियाज थे वो क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एट लोकल लेवल, कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है छोटे छोटे, उनको लोकल लेवल पे पंचायत में ही सॉल्व कर दिया जाता है। तो उनको ज़्यादा मतलब उनका टाइम भी सेव होता है, इससे मनी भी सेव होती है उनकी। और फिर पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन लोकेलिटीज़। अब जो लोकल लोग हैं उनको अपनी लोकेलिटी के बारे में ज़्यादा पता होगा, ज़्यादा नॉलेज होगी, तो इस तरह से वो एफिशिएंटली अपने काम को कर पाएंगे। नेक्स्ट रीज़न है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, कि लोग जो है लोकल लेवल पे वो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनकी अपनी गवर्नमेंट होगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, तो वो अपने डिसीजंस भी ले पाएंगे। देन टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका, वो है लोकल गवर्नमेंट, मीन्स पंचायती राज। तो इसमें पंचायत का जो लेवल है, थर्ड लेवल है, ये थर्ड ईयर है, उसमें लोग अपने डिसीजंस भी ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स देने के लिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 1992 में एक एक्ट आया, ब्रॉट इन इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। तो स्टेप्स टेकन फॉर दिस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे इसमें? इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट्स। तो सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो लोकल गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम आफ्टर एवरी 5 ईयर्स उसके लिए इलेक्शंस किए जाएं। देन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC, ST एंड BCS, कि ये जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, BCS हैं, इनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाए ताकि इन लोगों को भी आगे आने का, जो लोग हैं उनके साथ मिलने का मौका मिल सके। और 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर विमेन, विमेन के लिए भी 1/3% सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शंस। तो ये जो पंचायती राज इलेक्शंस होते हैं इनको कौन कंडक्ट करवाता है? इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज। तो इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ एक पावर्स शेयर की लोकल लेवल के साथ, और रेवेन्यू मींस इनकम के लिए कुछ सोर्सेस से वो लोकल बॉडीज को प्रोवाइड करवाए लोकल गवर्नमेंट को। तो इस तरह से जो लोकल गवर्नमेंट थी, जो पंचायती राज सिस्टम था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया और उसको कुछ मतलब पावर्स दी गई। सो स्टूडेंट्स, लोकल जो गवर्नमेंट है, जो पंचायती राज सिस्टम है, उसके बारे में तो आप लोगों को पता है, फिर भी हम लोग एक ब्रीफ स्टडी करते हैं उसके बारे में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो गांव वगैरह है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो है विलेज लेवल, दूसरा ब्लॉक लेवल और थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद। ठीक है, तो विलेज लेवल पे क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा, जो गांव के सिटीजन्स होते हैं वो अपनी वोटिंग करते हैं और हेडेड बाय सरपंच, और अपने सरपंच को चुनते हैं, और ये होती है विलेज लेवल की पंचायत। और ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होती है या ब्लॉक समिति होती है, जो पंचायत मेंबर्स जिसको इलेक्ट करते हैं, और BDO उनका हेड होता है। और जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है वो होती है जिला परिषद, तो वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और हैव मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड MLA ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें ये लोग भी इंक्लूड होते हैं। और जिला चेयरपर्सन जो होता है वो इनका हेड होता है। सो ये हमने डिस्कस किए रूरल लेवल पे पंचायती राज में। अब लोकल गवर्नमेंट जो अर्बन एरियाज में होती है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज टाउन, सेकेंड इज बिग सिटीज। तो जो छोटे टाउन्स होते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं और म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इसके हेड होते हैं। और बिग सिटीज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं और इसके हेड कौन होते हैं? इसके हेड होते हैं मेयर्स। तो ये थी हमारी लोकल लेवल पे गवर्नमेंट। अब कुछ डिफिकल्टीज फेस करती हैं जो लोकल गवर्नमेंट्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्शंस टू ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, कि एक तो जो ग्राम सभा में ये जो इलेक्शंस होते हैं पंचायती राज में, ये रेगुलरली नहीं होते हैं कई बार।
मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट ट्रांसफरिंग पावर्स एंड रिसोर्सेज। और कई बार क्या होता है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं ये पावर्स को अपने पास ही रखती हैं, ये पंचायतों में इसको, पंचायती राज जो थर्ड लेवल है, लोकल लेवल, वहाँ पे इसको शिफ्ट नहीं करती हैं। इस तरह से लोकल गवर्नमेंट को कुछ एक डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। क्वेश्चन आंसर्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रिवाइज दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।